इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकिरण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसको हम कर रहे हैं डायोड रेजिस्टेंसेस। और हम लोगों ने इसके पहले कुछ बेसिक देख लिया था, जैसे कैसे डायोड हमारा फॉर्म होता है, डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म होता है, उसमें न्यू वोल्टेज का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने करंट और वोल्टेज का बिहेवियर देखा कि किस तरह से वोल्टेज बदलने पर करंट की वैल्यू में बदलाव आता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखती है। फिर वो वोल्टेज और करंट का जो बिहेवियर है ना, एक डायोड में अगर टेम्परेचर बदल जाए तो क्या चेंज आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर हमने ये देखा कि टेम्परेचर फिक्स कर दें और दो डायोड हम अलग अलग ले लें तो उनके मटेरियल के आधार पर उनके बिहेवियर में क्या चेंज आता है। तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने पिछले वीडियोज में 1.1 से 1.6 तक किया था। पहला जो वीडियो था, सबसे पहला वीडियो, उसको तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें ये भी चर्चा की गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने पर जॉब ऑफर्स कितने बनेंगे, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकते हैं, है ना। और उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि भाई पूरी दुनिया बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया चल ही नहीं रही है अगर हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करें। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायोड रेजिस्टेंस। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज जब भी बने आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ गया है और आप उससे जो भी आपको नॉलेज लेना है वो ले पाए, आने वाले एग्जाम्स में आप सक्सेस हासिल करें। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं डायोड रेजिस्टेंसेस। तो डायोड रेजिस्टेंसेस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड। सिंपल, एक लाइन का डेफिनेशन है ना। कोई भी रेजिस्टेंस है, डायोड है ना, तो मटेरियल का बना है तो उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का मतलब समझिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? वो करंट को रोकने का काम करता है ना। तो करंट को कितना रोक पाता है, तो ये वेरी ऑब्वियस है कि हमने जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था वो लीनियर नहीं था, है ना, वो नॉन लीनियर था। फॉरवर्ड कंडीशन में कुछ वोल्टेज तक जीरो करंट था, उसके बाद अचानक करंट की वैल्यू पहले धीरे धीरे बढ़ती फिर बहुत तेजी से बढ़ती है। रिवर्स कंडीशन में हमने देखा कि करंट की वैल्यू हल्की सी बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है ना। इन सारे पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट पर अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो वो यही बताता है कि वो करंट को कितना रोकेगा। तो शुरू में हम देख रहे हैं कि जहां पर करंट की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट रही होगी। इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है जो करंट को पूरी तरह से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो डायोड रेजिस्टेंसेस की अगर हम बात करें कि कितने तरह का हो सकता है, तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो उनको हम इन आधार पर परखेंगे। कौन कौन से आधार होंगे? एक तो किस तरह की पावर सप्लाई है, तो ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वोल्टेज सोर्स। दो तरह के वोल्टेज सोर्स हैं, एक डीसी वोल्टेज सोर्स होता है और दूसरा एसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें कोई रिपीटिशन नहीं होता, है ना। वो टाइम के रिस्पेक्ट में वो वोल्टेज की जो वैल्यू होती है तो फिक्स रहेगी, या तो रिपीटिशन तो बिल्कुल नहीं होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा और किसी एक पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये इस एक्सिस पर मिलेगा जाकर, वो किस टाइम पर मिलेगा, वो टी की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर वो क्या हो जाएगा, वो एक्सिस को मिल सकता है। अदरवाइज ये पैरेलली आपको दिखाई देगा। इसका ये भी मतलब है कि जो रिपीटिशन है वो मानकर चल रहे हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद हो रहा है, और रिपीटिशन में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग टाइम पीरियड को ऐसे ही पढ़ते थे। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1/t, है ना। और 1/ इनफाइनाइट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 हर्ट्ज। तो ऐसे सिग्नल जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, जिनके फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है या जिनका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, उनको हम डीसी सिग्नल बोलते हैं। और नॉर्मली हम इसको फिक्स्ड वोल्टेज भी, जैसे ये 5 वोल्ट का आपका सप्लाई है तो ये 5 वोल्ट लगातार टाइम एक्सिस के पैरेलल में बना रहेगा, तो हम कहते हैं कि 5 वोल्ट का फिक्स्ड पावर सप्लाई है। इसको हम डीसी या स्टैटिक सप्लाई बोलते हैं। दूसरा एसी है, इसमें हम देखेंगे सिग्नल का रिपीटिशन लगातार हो रहा होगा और एक वेव का एक पोर्शन है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो मान लो वो जो पूरी एक साइकिल है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, टी बोल रहे हैं। ये 1 टाइम पीरियड हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/t। अब जब टाइम, हमारा जो टाइम पीरियड है वो फाइनाइट है, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा आप बताओ? फ्रीक्वेंसी भी फाइनाइट होगा, जैसे 50 हर्ट्ज हो गया, 60 हर्ट्ज हो गया, है ना, 100 हर्ट्ज हो गया, इस तरह का। तो मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ है, फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब रिपीटिशन है, मतलब वो ऐसी सिग्नल है। तो ये दो के आधार पर, है ना, स्टैटिक और डायनेमिक, दो तरह के रेजिस्टेंस। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, डीसी वोल्टेज, तो उस तरह के रेजिस्टेंस को आप बोलेंगे
स्टैटिक या डीसी रेजिस्टेंस। दूसरा, जब हम एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे और उस कंडीशन में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करेंगे तो हम कहेंगे डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, ये हमारा है। फिर हम रेजिस्टेंस को बायसिंग के आधार पर भी डिस्कस करेंगे। दो तरह के बायस होते हैं, आपको याद है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, है ना, 1.4 वीडियो में हमने देखा है। तो उसके आधार पर दो तरह के रेजिस्टेंस हमको दिखाई देते हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस। ओके, इतनी बात है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज टाइप, मतलब या तो फिक्स्ड होगा या तो वेरिएबल होगा। उसमें पहला टाइप क्या था, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जहां पर हम फिक्स्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, है ना। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, वोल्टेज हमने फिक्स कर दिया तो करंट भी फिक्स होगा, तो आप वोल्टेज को करंट से सीधे डिवाइड कर दो। इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। ये हमारा डायोड है, डायोड के अक्रॉस मान लो वोल्टेज अप्लाई किया V या VD, V अप्लाई किया, और उस कंडीशन में उसमें जो करंट फ्लो रही है वो I हो रही है, टू द करेस्पॉन्डिंग करंट इन द डायोड फॉर फिक्स्ड वोल्टेज अप्लाइड। फिक्स्ड वोल्टेज अब V अप्लाई किया, उस कंडीशन में V अपन I, यही जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। तो ये हमारे सामने एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। मान लीजिए किसी पॉइंट P पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट P पर जो वोल्टेज अप्लाई किया वो V है और उसके करेस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, I है। ऐसे कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए वो RS है, तो RS को कैलकुलेट कैसे करेंगे, RS इक्वल टू V अपन I एट अ कांस्टेंट वोल्टेज, है ना। ये बात समझ में आ रही है। और वोल्टेज तो हमने अप्लाई कर दिया डायोड को, करंट कैसे मेजर करेंगे। हमको ये पता है कि ये जो करंट है ये किससे कैलकुलेट होगा, दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय डायोड करंट इक्वेशन, है ना। तो डायोड करंट इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा हुआ था। यहाँ पर डायोड करंट इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर V अपन ईटा VT माइनस 1। यहाँ पर V और VD एक ही टर्म है। हम डायोड अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड को हम VD से भी डिनोट करते हैं और V से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो VD और V एक ही टर्मिनोलॉजी है, उसको ध्यान में रखने वाली बात है। तो जिस तरह से हमने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में P पॉइंट पर V अपन I किया, हम रिवर्स में भी कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए रिवर्स में भी कोई पॉइंट P है, तो उस पर जो वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया वो V होगा और जो करंट हमको मिलेगी वो क्या होगी, I नॉट, है ना। तो उस कंडीशन में V अपन I नॉट अगर हम सॉल्व करें, यहाँ V है और ये I नॉट है, तो ये भी हमारा RS हो जाएगा, जिसकी वैल्यू V अपन I नॉट होगी। अभी फॉरवर्ड और रिवर्स में जो रेजिस्टेंसेज हैं उनके वैल्यू में क्या अंतर आएगा उसके बारे में आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरह से अगर हम वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करें तो उस समय हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। चेंज इन वोल्टेज ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल की बात करते हैं वी यूज कैलकुलस, और जब हम कैलकुलस को सॉल्व करते हैं तो हम चेंज की बात करते हैं। मतलब आप डेल वी डेल आई ऐसे टर्म्स यूज होंगे, या डिफरेंशियल कैलकुलस में डी वी और डी आई के टर्म्स से यूज होंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर चेंज की बात हो रही है। तो रेशियो ऑफ चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, और उस चेंज के करस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द डायोड करंट फॉर द वेरिएबल वोल्टेज अप्लाइड। मतलब आर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वी डी अपन डी आई या डी वी अपन डी आई, ऐसा हो जाएगा हमारा। ठीक बात है। तो मान लीजिए किसी पॉइंट P पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो P पर कैलकुलेट कर रहे हैं, P एक फिक्स्ड वोल्टेज हुआ एक तरह से, लेकिन हम अप्लाई तो वेरिएबल वोल्टेज कर रहे हैं। इसका मतलब हम P पर डायरेक्ट किसी वोल्टेज के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर चेंज इन वोल्टेज की एक स्मॉल स्ट्रिप लेना पड़ेगा जो dV को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट में चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, DI बोलेंगे, है ना। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा हमारा वो क्या होगा, dV अपन DI, चेंज इन वोल्टेज अपन चेंज इन करंट, जिसका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो इतनी बात तो एकदम क्लियर हो गई कि डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए हमें चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट की बात करनी पड़ेगी। तो इसके डेरिवेशन को समझते हुए हम लोग अगर बात करें तो मान लीजिए, या हमें पता है ना, तो वी नो दैट I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर V अपन ईटा VT माइनस 1। ये आपको पता है ना, ये क्या है, दिस इज डायोड
करंट इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए, dv अपॉन डी। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो i का इक्वेशन है v के फॉर्म में, हम di अपॉन dv निकाल लें। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ये हमारा क्या आ जाएगा, di अपॉन dv, और ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो i नॉट। देखो अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, v कहां पर है, e के पावर में है, मतलब बाहर जो i नॉट है वो तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को वैसे ही लिख लीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो दो टर्म, e टू द पावर का और 1 का, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब यही e के पावर बचा। अब हमें क्या पता है, e पावर, देखो मैं याद दिला रहा हूं, अगर हम e पावर ax को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d अपॉन dx अगर इसको करें, ये हमारा e टू द पावर ax ही आता है, और जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है पीछे, है ना। तो वैसे ही इसका जो कोफिशिएंट है e टू द पावर v अपॉन ईटा v में x का जो कोफिशिएंट जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर v का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन ईटा वीटी इंटू 1 अपॉन ईटा वीटी लिख दिया, और e टू द पावर में जो कुछ चीजें रहेंगी वो वैसे ही लिखी जाएंगी। तो इस तरह से ये हमको मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो ये वाली चीज को अगर हम अगले पेज पर लिखें तो हमारा क्या मिल जाएगा, डी आई अपॉन डी वी इक्वल टू, देखो ये हमारा क्या है, आई नॉट अपॉन ईटा वी टी, है ना, यही हमारा, ये आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी और डिवाइडेड बाई ईटा वी टी, ये हमको मिलेगा। ठीक है, या अगर हम आर डी लिखें, आर डी हमारा क्या है, डीवी अपॉन डी आई, तो डीवी अपॉन डी आई, ये डी आई अपॉन डीवी आया है, इसका उल्टा कर दो तो ईटा वी टी ऊपर हो जाएगा, ईटा वी टी न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर वाली चीजें आ जाएंगी, आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एक तो हमारा ये हो गया। अब हम क्या करें, है ना, एक तरीका हमारा, मतलब ये हमारा एक इक्वेशन ये आ गया। अभी इस इक्वेशन में थोड़ा सा और बदलाव करते हैं। अब हम क्या करें, इसमें जो डिनोमिनेटर है इसमें हम आई नॉट को माइनस कर दें और आई नॉट को प्लस कर दें। ठीक है, तो अब हमको क्या मिलेगा, ईटा वी टी डिवाइडेड बाई आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस आई नॉट प्लस आई नॉट, ये हमारा आर डी की वैल्यू है। दूसरा इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, तो ईटा वी टी डिवाइडेड बाई आई नॉट को कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा, ई पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1 ना, आई नॉट को कॉमन कर लिया इन दोनों में, तो ये -1 और प्लस आई नॉट। अब हमको ये भी तो पता है आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी, ये डायोड करंट इक्वेशन से आई बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट। तो आर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईटा वी टी डिवाइडेड बाई आई प्लस आई नॉट, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस हैं, डेरिवेशन इतना ही करना रहता है, और इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जो आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर हमको ये देखने को मिलेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, है ना। ये रेजिस्टेंसेज हमारे दो तरह के रेजिस्टेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज सोर्स। अब हम लोगों ने जो बात किया था कि भाई फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के आधार पर भी तो रेजिस्टेंसेज है, तो हमने कहा कि उस तरह के आधार पर भी दो तरह के रेजिस्टेंसेज है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। मान लिया इसमें कोई पॉइंट हमारा P है, कोई भी पॉइंट हमारा P है, इस P पॉइंट पर जो वोल्टेज अप्लाई किया वो V है और जो करंट अप्लाई किया वो I है। ठीक है, तो फॉरवर्ड कंडीशन में डायोड के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड कंडीशन, है ना। और इसको RF या कैपिटल RF से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार दोनों ही कैपिटल होते हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो RF से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड कंडीशन में अगर हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, और इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, V अपॉन I होगा, V अपॉन I। और आपको फॉरवर्ड कंडीशन में आपको ये पता है कि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, सिंस फॉरवर्ड करंट इज वेरी लार्ज सो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, है ना। I देखिए RF इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I।
आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आरएफ की वैल्यू उतनी कम आएगी। इज इट ओके और नॉट? बताओ सही है ये? यस। ये इसकी टिपिकल वैल्यू करीब करीब 25 ओम होती है। जब हमारी करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है उसके ऊपर चली जाती है तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम मिलने लगती है ना। आइडियल केस में हम ये मानकर चलते हैं, क्योंकि हमने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखा हुआ है, हम ये कहते हैं कि आइडियल कंडीशन में ये 0+ वोल्टेज पर ऑन हो जाता है और इसलिए जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 ओम हो जाती है। आपको ये भी पता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 ओम हो जाए, है ना। फिर भी हम एक आइडियल अजम्पशन करते हैं कि भाई ये अजम्पशन के बहुत क्लोज जाना है रिसर्च में, इसलिए इस तरह के अजम्पशंस अज्यूम किए जाते हैं। तो आइडियली हम क्या कहते हैं, एक आइडियल डायोड अगर होगा तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 0 ओम होगी। अब 0 से वीके के वोल्टेज की बात करो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मान लो आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया 0.4 वोल्ट, मान लो वीके की वैल्यू 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, और 0.4 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी आप बताओ? आपको पता है करंट की वैल्यू क्या होगी? 0 मिली एम्पियर होगी। होगी कि नहीं होगी? उस कंडीशन में अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो V अपन आई, V तो कुछ भी दो, I की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये क्या मिलेगा आपको? इनफाइनाइट ओम मिलेगा। ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम नी वोल्टेज से कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट 0 होगा। उस कंडीशन में डायोड ऑफ रहेगा और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अगर हम नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो V अपन आई उसके फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी और वो भी बहुत स्मॉल होगी। आइडियल अगर डायोड है तो आइडियल डायोड को हम देखें उसमें नी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो 0+ वोल्टेज पर ही वो ऑन हो जाएगा, तो उसके अक्रॉस जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 0 ओम ही बनी रहेगी और इनफाइनाइट ओम वाला कोई केस उसमें नहीं आएगा। और इसी तरह से अगर हम रिवर्स डायोड की बात करें तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा बाय द डायोड, इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेजिस्टेंस बोलेंगे। और इसको RR या RR या RR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि ये जो सिंबल है कैपिटल R स्मॉल r, ये काफी यूज होता है। तो रिवर्स कंडीशन में तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो किसी भी एक पॉइंट पर अगर हमें रिवर्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पर अप्लाई किया हुआ वोल्टेज डिवाइडेड बाई उसी पॉइंट पर जो करंट उस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग फ्लो हो रही है, इन दोनों का रेशियो। अब आपको ये पता है यहाँ पर RR की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बताओ V अपन I नॉट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? वोल्टेज अपन करंट। और I नॉट क्या है? I नॉट माइक्रो एम्पियर की बहुत स्मॉल करंट है। जब ये वोल्टेज से आप इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस मेगा ओम में। तो सिंस रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल, सो रिवर्स रेजिस्टेंस RR व्हिच इज V अपन I इज वेरी लार्ज ना, बहुत ज्यादा होगा। इसकी टिपिकल वैल्यू 1 होगा, मेगा ओम के आसपास होती है। आइडियली ये इनफाइनाइट माना जाता है ना, क्योंकि रिवर्स करंट आइडियल जो डायोड हमारा होता था उसमें रिवर्स करंट की वैल्यू 0 कही गई है। तो 0 करंट के लिए V अपन 0 विल गिव यू इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आइडियल कंडीशन में तो ये 0 करंट होगी, इसलिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा। मतलब आइडियल कंडीशन में डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना। हालांकि कई बार हमें रिवर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी जाती है तो हम उसको आइडियली मान लेते हैं और रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट मानते हुए उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो इतनी बात हमें डायोड रेजिस्टेंसेस में करनी थी। जिस तरह से हम डायोड रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं वैसे ही डायोड कैपेसिटेंस वैल्यूज को भी ऑफर करता है। कई बार ये सिलेबस का पार्ट होता है, कई बार नहीं होता है। आज के समय में AK2 के सिलेबस में, है ना, कैपेसिटेंस वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कैपेसिटेंस भी हमको समझना चाहिए, है ना। तो अगर हम डायोड कैपेसिटेंसेस की बात करें तो हमें ये पता है डायोड में 2 तरह की बायसिंग है, दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही बायसिंग में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो 2 तरह से होगी। तो इसके आधार पर 2 तरह के हमें कैपेसिटेंस पता है, एक ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है और दूसरा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है ना। तो आइए सबसे पहले हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की बात करें। ये कैपेसिटेंस तब होता है जब डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में होता है ना। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, अब उसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक डायोड है, ये हमारा डायोड है ना। रिवर्स बायस अगर हमने अप्लाई किया तो हमें ये पता है कि जो उसका
डिप्लीशन विड्थ होगा वो ज्यादा होगा, है ना। इसको हमने पहले जब हम बायसिंग की बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन विड्थ है वो काफी वाइड हो जाता है, अनबायस्ड कंडीशन और फॉरवर्ड बायस दोनों की अपेक्षा ज्यादा यहाँ पर होता है। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर क्या है, ये स्पेस चार्ज रीजन है, ये जो हमारा रीजन है दिस इज स्पेस चार्ज रीजन, है ना। तो स्पेस चार्ज रीजन ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, और इंसुलेटर्स आपके बहुत अच्छे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम करेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन है। ये बात समझ में आ गई, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन है, और ये इंसुलेटर को हमने दो प्लेट्स के बीच में रखा है। एन साइड को देखें तो उसको आप नेगेटिव प्लेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिव प्लेट की तरह काम करेगा। और इसी तरह से अगर हम पी को कहें तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरह काम करेगा, क्योंकि देयर आर मेजॉरिटी होल्स, मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो पॉजिटिव प्लेट की तरह काम करेगा। इसका ये मतलब है कि ये पूरा डायोड एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आप बताओ। मतलब एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन है। मान लीजिए इस डायोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है ना, ये ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जो करंट है वो हमारा इससे फ्लो हो रही थी, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए वो क्या है, ए है। हमको जो कैपेसिटेंस पता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D। D दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, जो यहाँ पर डिप्लीशन विड्थ से दिखाया जा रहा है, उसको D या W दोनों से ही हम दिखा सकते हैं। तो N साइड को हमने कहा ये नेगेटिव प्लेट है, इसी तरह से P साइड को हमने कहा ये हमारा क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हो गए, तो जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा, जो रिवर्स बायस कंडीशन में हम मेजर कर रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन A और D पर, इस फार्मूले के द्वारा करेगा, जैसा कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पढ़ते आए हैं। हम जो डिप्लीशन विड्थ है उसको हम D से न बताकर कई बार W से भी दिखाते हैं, तो हम D की जगह फार्मूले में W भी यूज कर सकते हैं। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब हमको ये भी समझना है कि क्या जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो D के बदलने पर बदलेगा या किस तरह से बदलाव होगा, और D कब बदलेगा, जब हम वोल्टेज को बदलेंगे, है ना। तो हमें क्या पता है आप बताओ, अगर हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे, रिवर्स बायस कंडीशन में रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू -2, -3, -4 मतलब नेगेटिव वैल्यू को आप बढ़ाते चले जा रहे हो, उससे D पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें पता है रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करने पर जो D की वैल्यू है वो बढ़ेगी, है ना। वी नो दैट D इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज। इसका मतलब क्या है, और हमको ये भी पता है कि अगर हम D की वैल्यू में बदलाव करेंगे तो CT उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब D की वैल्यू बढ़ने पर CT की वैल्यू कम होगी। तो अगर रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो D की वैल्यू बढ़ रही है, D की वैल्यू बढ़ रही है तो CT की वैल्यू कम होगी। देयरफॉर CT डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज। इसको अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाएं तो मान लीजिए जब हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था उस समय C0 ये कैपेसिटेंस हमारा था। जैसे जैसे आपने रिवर्स वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया ना इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इट डिक्रीजेस, धीरे धीरे वैल्यू कम होती चली जाएगी, है ना। लेकिन आपको ये भी पता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी, क्योंकि फार्मूले में क्या है, D हमारा डिनोमिनेटर में है, तो D की वैल्यू जब 0 होगी तो कैपेसिटेंस हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, या D की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 0। तो D कैन नॉट बी इनफाइनाइट, वी नो D इनफाइनाइट हो सकता है क्या, नहीं। D 0 हो सकता है क्या, वो भी नहीं हो सकता। तो न तो D 0 हो सकता है न तो इनफाइनाइट, इसका मतलब CT की वैल्यू भी हमेशा फाइनाइट रहेगी। मतलब ये D जब हमारा कैपेसिटेंस किसी फाइनाइट वैल्यू से शुरू होकर जैसे जैसे कम होता जा रहा है, ये कभी 0 होगा ही नहीं, ये बात कहने का मतलब है ना। और इस तरह से इस एक्सिस को ये कभी टच नहीं करेगा। तो जब भी हम ड्रॉ करेंगे हम ध्यान रखेंगे कि ये कम होते होते ये कम होता जाए, बट इट शुड नॉट टच द एक्सिस लाइन, है ना। जो एक्स एक्सिस की लाइन है उसको टच न करने पर इसको ध्यान देना है। दूसरा जो हमारे पास कैपेसिटेंस, अच्छा ये हमारा यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा जो हमारा कैपेसिटेंस है दैट इज नोन एज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हम कौन सी कंडीशन में पढ़ते हैं, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब डायोड के P को आप प्लस अप्लाई करोगे और
P को आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया और N को आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया। ऐसी कंडीशन में आपको पता है डिप्लीशन विड्थ बहुत कम हो जाती है, और फर्दर आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओ तो डिप्लीशन विड्थ कम तो होती है, लेकिन उसमें जो वेरिएशन होता है दैट इज वेरी स्मॉल। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारा फॉरवर्ड कैपेसिटेंस है या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, उसका जो वेरिएशन होता है वो आपके डिप्लीशन विड्थ की वजह से नहीं होता। तो किसकी वजह से होता है उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो जब हमने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया तो हमें ये पता है कि ये जो डिप्लीशन विड्थ है उसके अक्रॉस चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है। फॉरवर्ड कंडीशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं, तो ढेर सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P से N की तरफ या N से P की तरफ जा रहे होंगे, मतलब N से P की तरफ इलेक्ट्रॉन्स और P से N की तरफ होल्स वो मूव करते हैं। तो जो लार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं उनका अपना एक ये कैरियर लाइफ टाइम होता है। अब देखिए कैरियर या चार्ज लाइफ टाइम क्या होता है। कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ किसी पॉइंट से, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ वो किसी होल से जाकर फिर रिकम्बाइन होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हुआ उसको आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज बॉर्न, इसका बर्थ हुआ, और पूरे समय तक ये करने के बाद किसी मोमेंट पर ये होल से रिकम्बाइन करेगा। तो रिकॉम्बिनेशन को आप बोल सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट कर रहा था कंडक्शन में अब वो खत्म हो गया, मतलब इट इज डेड। ठीक है, तो बर्थ और डेथ के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको आप बोलते हैं उसका कैरियर लाइफ टाइम, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। समझ आ रही बात, है ना। तो हर कैरियर का अपना एक लाइफ टाइम होता है, दैट इज नोन एज कैरियर लाइफ टाइम, इट इज डिनोटेड बाय टाउ। एक में ये क्लियर हो गया। और ऐसे ढेर सारे कैरियर्स यहाँ से चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से फॉरवर्ड करंट बनती है। आपको पता है ना, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से फॉरवर्ड करंट बनती है। इसका ये भी मतलब है कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एक तो कैरियर लाइफ टाइम पर डिपेंड करेगा और दूसरा वहां से जो फॉरवर्ड करंट हमारी फ्लो इस करंट पर डिपेंड करेगा। तो इन दोनों को हम लोग समझ लें, क्योंकि जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसी कैरियर लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग है कितने समय के लिए चार्ज कैरियर से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी पर डिपेंड करने लगता है। तो मतलब फॉरवर्ड कंडीशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा, ठीक है, और उसकी वजह से कैपेसिटेंस में चेंज आएगा, जिसको अभी हम लोगों को समझना है कि वो किस तरह से होता है। तो एक्चुअली में ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड करंट पर जिसको अभी अभी हमने एनालाइज किया, और दूसरा कैरियर लाइफ टाइम पर जिसको लिए हम ये करें कि एवरेज ड्यूरेशन कि कितने समय के लिए हमारे चार्ज कैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं एवरेज टाइम ड्यूरेशन कैरियर लाइफ टाइम, है ना, और उसको टाउ से हम लोग डिनोट करेंगे। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को अगर हम डिराइव करने जाएं तो हमें ये पता है कि Q हमारा क्या होता है, C इंटू वी होता है ना। Q क्या होता है हमारा, C इंटू वी, तो C हमारा क्या हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर चेंज की हम बात करते हैं तो जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस CD होगा वो dQ बाई dt dV होगा, dQ बाई dV, ये हमारा होगा। अब हम जरा Q को और अच्छे से लिखो तो हमें क्या पता है, I इक्वल टू होता है Q बाई टाउ, टाउ मतलब एक कैरियर लाइफ टाइम है, या यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू टाउ, I इंटू T पढ़ते थे हम लोग करंट को, यहाँ पर वो कैरियर लाइफ टाइम के लिए टाउ, तो D अपॉन dV ये हो गया, और ये हो गया I इंटू टाउ। क्लियर है कि नहीं, आप बताओ। बिल्कुल क्लियर है ना। I हमारा तो अब ये टाउ को देखो, टाउ तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा CD इक्वल टू टाउ, और ये हो जाएगा DI अपॉन dV। अब जो I है हमारा, हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है कि I हमारा होता है, इसको स्मॉल I को हम कैपिटल I से नॉर्मली हमने डिनोट किया है डायोड करंट इक्वेशन, I नॉट e टू द पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1, ये वही करंट है। तो इसकी जगह पर हम इसको रख देंगे तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताओ। ये हो जाएगा टाउ D अपॉन dV, और यहाँ पर हो जाएगा I नॉट, है ना, e टू द पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1, ये हमारा होगा। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो अब फिर से वही वो जो डिफरेंशिएशन हमने रेजिस्टेंस वाले पार्ट में किया था उसको यहाँ भी करेंगे, है ना। तो I नॉट तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, तो ये हमें मिल गया क्या, टाउ I नॉट, ये CD की वैल्यू है ना, टाउ I नॉट
अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर v अपन ईटा बीटी तो वही रहेगा, और v का कोफिशिएंट क्या है 1 अपन ईटा बीटी, तो 1 अपन ईटा बीटी मतलब ईटा बीटी डिनोमिनेटर का पार्ट हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा e टू द पावर v अपन ईटा बीटी। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ, ये सी डी की वैल्यू होगी। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम ब्रैकेट में लगा रहे हैं ना, इसमें आप आई नॉट माइनस कर दो, आई नॉट प्लस कर दो, ये हो जाएगा टाउ आई नॉट e टू द पावर v अपन ईटा वी टी माइनस आई नॉट प्लस आई नॉट डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। तो सी डी हमारा क्या हो गया, दिस कैन बी रिटेन एज टाउ, इतना जो पोर्शन इसको आप आई लिख सकते हो ना, अभी पीछे लिखा था हमने, ये हो गया आई प्लस आई नॉट डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। बट हम तो ये भी जानते हैं ना, जो हमारा फॉरवर्ड करंट होता है वो ग्रेटर 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 देन आई नॉट होता है, ये माइक्रो एम्पियर की करंट है और ये मिली एम्पियर की करंट है, तो आई नॉट नेग्लेक्ट हो गया है ना, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिंस आई नॉट इज लेसर देन आई इट कैन बी नेग्लेक्टेड, होगा कि नहीं। सो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ आई डिवाइडेड बाई ईटा वी टी, ये हमारी डिफ्यूजन करंट की वैल्यू हो जाएगी। ये डेरिवेशन होता है। अब यहाँ पर एक चीज तो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, वो क्या है, सी डी जो है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉरवर्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट में बदलाव होगा वैसे वैसे ही सीडी में भी बदलाव होगा, और जो आई होता है वो एक्सपोनेंशियल है, वोल्टेज के तो एक्सपोनेंशियल है ना, तो वोल्टेज में जैसे जैसे वेरिएशन होगा करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, चूंकि वो आई पर सीधे डिपेंड कर रही है, तो कैपेसिटेंस भी जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके एक्सपोनेंशियल के टर्म में बढ़ेगी। तो आपको ये पता था कि जब हमने वोल्टेज जीरो अप्लाई किया था तो आपका जो कैपेसिटेंस था वो सी नॉट ही था, सी जीरो, और यहां से आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होनी चाहिए लाइक दिस, ये हमको ये दिखाई देता है ना। इस तरह से हमें ये समझ में आया कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को आप रिवर्स वोल्टेज जैसे से बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, पीछे हमने देखा, और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर हम इन दोनों प्लॉट्स को कंबाइन करें तो हमें ये पता है कि सीटी है ना, जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे सीटी की वैल्यू कम होती जाएगी, और सीडी के लिए जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे सीडी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब सीटी आपका रेसिप्रोकल है रिवर्स वोल्टेज के साथ, और सीडी आपका क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ। ये इतनी बात डायोड कैपेसिटेंसेस में की जाती है। तो डायोड रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस ये दो, जो ये पैसिव पैरामीटर्स होते हैं, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, बट डायोड इज एन एक्टिव कंपोनेंट है ना, क्यों, क्योंकि इसमें इसके क्रॉस एक एनर्जी स्टोर होती है और ये पैसिव कंपोनेंट्स पर डोमिनेटिंग होता है। अगर हमारे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स एक साथ लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हैं, तो एक्टिव कंपोनेंट के अकॉर्डिंग पैसिव कंपोनेंट्स में करंट या वोल्टेज हमको दिखाई देगा। तो ये हमको समझना है, इसीलिए इन पैसिव पैरामीटर्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, डायोड कैपेसिटेंस, डायोड रेजिस्टेंस। तो ये जो हमारे कैलकुलेशंस हैं, इसके बाद अब हम अगले लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। न्यूमेरिकल करने के पहले हमको बहुत सारे बेसिक फार्मूले चाहिए, जैसे एक हमें डायोड करंट इक्वेशन हो गया, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी अपन ईटा वी टी माइनस वन, एक ये हो गया हमारा। डायोड रेजिस्टेंसेज आज हमने पढ़ा, आर एस इक्वल टू वी अपन आई, स्टैटिक रेजिस्टेंस हो गया, और डायनेमिक रेजिस्टेंस हमारा हो गया ईटा वी टी डिवाइडेड बाई आई प्लस आई नॉट, और छोटा सा और एक डेरिवेशन किया था उसको देख लेंगे। और एक हमारा डायोड कैपेसिटेंसेज है जिसमें नॉर्मली सीडी पर आता है एग्जाम में, टाउ आई डिवाइडेड बाई ईटा वी टी, और ये आई जो हमारा होता है वो डायोड करंट इक्वेशन है जो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है। तो इन सारे फार्मूले को तैयार रखेंगे, अगली बार जब हम लोग अगले वीडियो पर हम आएंगे तो वहां पर न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो उसके पहले ये इतने फार्मूले एकदम से अपने दिमाग में बैठा के रखिए ताकि अगले आने वाले लेक्चर में आप इसको कायदे से कर पाए। कोई भी क्वेरी है, सजेशन है, कुछ कमेंट करना है, तो यूट्यूब में जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसमें कमेंट सेक्शन होगा,
वो इनेबल किया गया है आप ही लोगों के लिए, ताकि आप अपने जो भी कुछ ज्ञानवर्धन बातें हैं अपनी तरफ से बताना चाहें बता सकते हैं। कुछ आपको किसी और टॉपिक पर वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो वो टॉपिक आप वहां पर लिख सकते हैं, वो वीडियो आपको दिए जाएंगे, है ना। आप कुछ और बात रखना चाह रहे हैं या किसी तरह की आपके हेल्प की आपको जरूरत है तो VEUHV ramkshRma@gmail.com पर आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, है ना, नए लेक्चर के साथ जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होकर आइए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।